सरस्वती शिक्षा समिति पाली कक्षा अष्टमी विषय सामाजिक विज्ञान पाठ 2 भूमि मृदा जल प्राकृतिक वनस्पति और वन्य संसाधन। आज हम पृथ्वी पर उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों के बारे में अध्ययन करेंगे। पृथ्वी पर उपलब्ध भूमि के 30% भाग पर ही विश्व की 90% जनसंख्या रहती है। शेष 70% भूमि आज भी निर्जन है अथवा विरल जनसंख्या वहाँ निवास करती है। हम देखते हैं कि पृथ्वी पर रहने वाले लोगों में विभिन्नताएं हैं। ऐसा क्यों है? इस बारे में इस पाठ में हम अध्ययन करेंगे। पृथ्वी पर रहने वाले लोगों के रहन सहन खान पान में विभिन्नता होने का कारण है भूमि की गुणवत्ता, जल, प्राकृतिक वनस्पति, प्राणियों और प्रौद्योगिकी के उपयोग की भिन्नता। इसके कारण अलग अलग स्थानों पर अलग अलग प्रकार की विभिन्नताएं होती हैं। अब भूमि धरती पर उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों में भूमि भी महत्वपूर्ण संसाधन है। पृथ्वी के भूपृष्ठ के कुल क्षेत्रफल का 30% भाग ही भूमि है, 70% भाग पे जल है। लेकिन इस भाग की भी सब भूमि आवास योग्य नहीं है। यानी पृथ्वी पर जितनी भूमि उपलब्ध है वो पूरी की पूरी आबादी के योग्य नहीं है। क्यों नहीं है, यह हम अब चर्चा करेंगे। पृथ्वी पर जो भूभाग है वह उबड़ खाबड़ स्थलाकृतियों में पर्वतों, मरुस्थल, सघन वन क्षेत्र, जल आक्रांत संभावित क्षेत्र है। वो सामान्यतः विरल या निर्जन है, वहाँ जनसंख्या निवास नहीं करती है। नदियों के उपजाऊ मैदान व नदी घाटियों में कृषि के लिए उपयुक्त भूमि है जहाँ सघन क्षेत्र बसे हैं। उदाहरण के लिए उत्तर का विशाल मैदान नदियों के द्वारा बहा कर लाई उपजाऊ मिट्टी का है, इसलिए वहाँ सघन आबादी निवास करती है। जैसे अपना उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, बिहार है। दूसरा राजस्थान का मरुस्थल है जहाँ उपजाऊ भूमि नहीं है, दूर दूर तक मरुस्थल है, इसलिए वहाँ निर्जन या बहुत ही विरल जनसंख्या निवास करती है। भूमि का उपयोग, अब इस भूमि का उपयोग किस किस काम में होता है आप ही बताइए। जैसे आप ही जानते हैं, हम जिस स्थान पे रहते हैं मकान बनाते किस पे बनाते हैं? भूमि पे बनाते हैं। तो विभिन्न कामों में भूमि का उपयोग होता है। खेती करते हैं, बगीचे लगाते हैं, खनिज निकाला जाता है, खाने होती है, सड़कें बनाई जा रही है, उद्योग कल कारखानों की स्थापना हो रही है। यह सब भूमि पर हो रही है। साधारणतः इसे हम कहते हैं भूमि उपयोग। भूमि का उपयोग भौतिक कारकों द्वारा निर्धारित किया जाता है। अब ये भौतिक कारक कौन कौन से हैं? जैसे स्थलाकृति, यानी जिस स्थान पर स्थलाकृति बिल्कुल समतल होगी। मृदा यानी उपजाऊ मिट्टी होगी। जलवायु समजलवायु होगी, न अधिक गर्मी होगी न अधिक सर्दी होगी, बारिश भी पर्याप्त मात्रा में होती है। खनिज या विभिन्न विभिन्न प्रकार के खनिज जो हमारे लिए उपयोगी हैं, उनकी उपलब्धता। और सबसे महत्वपूर्ण जल, जल की उपलब्धता। और मानवीय कारक जैसे जनसंख्या और प्रौद्योगिकी, ये भूमि उपयोग के प्रतिरूप महत्वपूर्ण कारक हैं। जैसे जनसंख्या, अब जहाँ जनसंख्या सामान्यतः भूमि के अनुपात में होगी तो वहाँ उस भूमि का अधिक उपयोग नहीं होगा, दोहन नहीं होगा। लेकिन जहाँ जनसंख्या बहुत अधिक है, भूमि कम है, तो उसका क्या होगा? अधिक से अधिक भूमि का उपयोग मानवीय संसाधन अपने उपयोग के लिए करेंगे। भूमि को हम दो भागों में विभाजित करते हैं, निजी भूमि और सामुदायिक भूमि। निजी भूमि कौन सी? निजी भूमि जो
किसी न किसी व्यक्ति के स्वामित्व में होती है। जैसे हमारा मकान है, हमारा खेत है, ये हमारे स्वामित्व में है, तो यह निजी भूमि है। सामुदायिक भूमि, जिसपे समुदाय का अधिकार होता है, वो सामुदायिक भूमि। जैसे मैदान है, वन है, बगीचे हैं, यह सब सामुदायिक भूमि है, यानी उस पर समुदाय का अधिकार रहता है, कब्जा रहता है। सामान्य रूप से इसका संपूर्ण समुदाय के व्यक्ति उपयोग करते हैं, और निजी यानी अपना खेत है तो उसका उपयोग हम स्वयं ही करेंगे, उसमें कोई दूसरा व्यक्ति नहीं करेगा। समुदाय की भूमि में जो भी चारा होगा, फल होगा, औषधियाँ होगी, उनको एकत्रित करना सामुदायिक भूमि के अंदर करेंगे तो उसको हम कहेंगे साझा संपत्ति संसाधन। और व्यक्तिगत भूमि से जो भी सामग्री एकत्रित करेंगे वो हमारी निजी संपत्ति होगी। लेकिन जिस गति से जनसंख्या और उनकी मांग बढ़ रही है, लेकिन भूमि की उपलब्धता सीमित है। अपन ने पढ़ा था, पहली चर्चा की कि पृथ्वी पर जितनी भूमि है उसमें से मात्र 30% का उपयोग आबादी क्षेत्र में अंदर हम लोग कर रहे हैं। लेकिन जनसंख्या दिनों दिन बढ़ रही है और उसकी उपयोग क्षमता भी बढ़ रही है, मांग बढ़ रही है, लेकिन जमीन बढ़ नहीं रही है। उसके स्थान के अनुसार भूमि में गुणवत्ता में भी अंतर हो रहा है। सामुदायिक भूमि भी धीरे धीरे कम हो रही है, उसमें भी व्यापारिक क्षेत्र, नगरों के अंदर मकान बन रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्र में कृषि योग्य भूमि का भी विस्तार हो रहा है, उसके लिए भी लोग अनधिकृत कब्जे कर रहे हैं, उसमें हस्तक्षेप कर रहे हैं। यानी जो सामुदायिक भूमि थी वो भी धीरे धीरे अब कम हो रही है। हम देखते हैं जहाँ भी सरकारी ज़मीन यानी सामुदायिक ज़मीन पड़ी है, व्यक्ति अनधिकृत रूप से उसमें हस्तक्षेप करता है। कोई मकान बना के रहना शुरू कर देता है, कोई अपना छोटा मोटा उद्योग कर लेता है, गाँव में लोग उसमें खेती करना शुरू कर देते हैं। तो इस प्रकार जिस गति से जनसंख्या बढ़ रही है, भूमि की उपलब्धता कम हो रही है। आज भूमि उपयोग व्यापक रूप से हमारे समाज में सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तनों को भी दर्शा रहे हैं। अब इस सामुदायिक भूमि को जब लोग हस्तक्षेप करते हैं तो क्या परिवर्तन हो रहे हैं? आपस में झगड़े हो जाते हैं, एक दूसरे में मनमुटाव हो रहा है, ठीक है ना। कृषि और निर्माण संबंधी गतिविधियों बढ़ने के कारण कुछ प्राकृतिक विपदाएं भी आती हैं, जैसे भूसंकलन होना, मृदा का अपरदन होना, मरुस्थल का बढ़ना। ये सब कार्य किस लिए हो रहे हैं? भूमि का व्यापक रूप से जनसंख्या उपयोग करने लग गई है। इसके कारण प्राकृतिक रूप से पर्यावरण को भी खतरा उपलब्ध हो गया है। जितनी भूमि पर सघन वन थे वो कट रहे हैं, जिसके कारण क्या हुआ? पर्यावरण प्रदूषण बढ़ा, पर्यावरण को खतरा उत्पन्न हो गया। पेड़ कटने से भूमि का कटाव शुरू हो गया, बाढ़ें आने शुरू हो गई। जैसे अभी बिहार में, आसाम में बाढ़ें आ रही, क्यों आ रही है? क्योंकि जहाँ नदी का बहाव क्षेत्र था, जलाक्रांत क्षेत्र जिसे अपन कहते हैं, वहाँ लोग बसना शुरू हो गए। उत्तराखंड के अंदर पहाड़ों में लोग बसने शुरू हो गए, तो वहाँ भूसंकलन होता है। तो इस प्रकार पर्यावरण के लिए भी यह खतरा हो गया है। प्रश्न, भूपृष्ठ के कुल कितने प्रतिशत भाग में भूमि है? आपने पहले ही बताया, पृथ्वी पर जितना भूभाग है उसमें केवल 30% क्षेत्र ही भूमि है। 70% पे महासागरों में जल राशि पड़ी है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भूभाग पर, भूपृष्ठ पे केवल 30% भूमि उपलब्ध है। एक गृह कार्य का प्रश्न है जो आज अपन ने पढ़ा है, उसी में से आपको उत्तर ढूंढ के लिखना है। विश्व के सघन बसे क्षेत्र कहाँ कहाँ होते हैं? यह प्रश्न आपको गृह कार्य में करना है। धन्यवाद।